तो धनराज जी, स्वागत है आपका। आपका जो आज का इंटरव्यू है वो अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियली कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो स्वागत है आपका हमारे इंटरव्यू के अंदर, टॉपर्स टॉक विद अनअकैडमी। मेरा नाम है जी, विवेक बहुत-बहुत सोनी। धन्यवाद। जी, मेरा जी, नाम है विवेक सोनी और मैं अनअकैडमी के ऊपर स्टार एजुकेटर हूँ। आरपीएससी सेक्शन के अंदर आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं मुझे। तो धनराज जी, जैसा कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ा एग्जाम था, 15 लाख बच्चे उसके अंदर बैठे। मैं जी जिस एग्जाम की बिल्कुल। बात कर रहा हूँ वो एग्जाम है आरएसएम एसएसबी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम, है ना। जी बिल्कुल। उसके अंदर लगभग 15 लाख बच्चे बैठे थे और आपने उसके अंदर 644th रैंक जो है एक्वायर की है वो आपको मिली है। मैं सही कह रहा हूँ जी ना? बिल्कुल। जी तो बिल्कुल। अपने बारे में पहले कुछ बताइए कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसे रही, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कैसा सफर रहा आपका, और घर में कौन कौन है, परिवार, गांव आपका कहाँ है, कैसा है, पढ़ाई कैसे की आपने, कुछ बताइए। जी, जैसे आपने सर मेरा नाम बताया, मेरा नाम धनराज बेनीवाल है। ओके। मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट के परबत्सर तहसील के एक छोटे से गाँव जिसका नाम राबडियात है उससे आता हूँ। ओके। फैमिली की यदि मैं बात करूँ तो मेरे जो फादर हैं वो एक फार्मर हैं और बिल्कुल सामान्य सी ग्रामीण संस्कृति से जुड़ी हुई, भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई एक नॉर्मल सी फैमिली है। तो मैं एक गाँव से जुड़ा हुआ एक इंसान हूँ, वहीं पे मेरी एजुकेशन हुई थी और वहीं से फिर मैं आगे की तैयारी के लिए जयपुर गया था। वेरी गुड। तो आपके परिवार में कौन कौन है, सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हैं या आपके भाई बहन भी, वो भी पढ़ाई करते हैं? जी, मेरी 3 सिस्टर्स हैं, वो भी मेरे साथ में पढ़ाई करती थी, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही है वो भी ओके। और एक मैं। टोटल 4 बहन भाई तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा फादर हैं, वो फादर एक फार्मर, नॉर्मल फार्मर है गाँव में, वहीं पे वो काम करते हैं। मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है। इसके अलावा घर में दादाजी, दादी जी भी हैं, मौसी जी और अंकल जी भी हैं। ये सारी हमारी एक तरह से जॉइंट फैमिली है। बहुत अच्छी। जॉइंट फैमिली की तो बात अलग होती है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। धनराज जी, जी, आप मुझे बिल्कुल ये चीज सर। बताइए कि जैसे आपको सिलेक्शन मिला, काफी अच्छी रैंक मिली है, आपने कब जी। से स्टार्ट किया एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना, सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर करना? जी, जैसे मैंने 12th जब पास आउट की थी, उसके बाद में मेरा जो ड्रीम था वो था सीएस बनना। मतलब मैं कॉमर्स का एक स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स का। उसके बाद में मेरे जो सर थे 12th में अकाउंटेंसी के, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जो है वो सीएस की तैयारी करो। तो मैं सीएस की तैयारी के लिए जयपुर चला गया। जयपुर जाने के बाद में मैंने सीएस का जो फर्स्ट ईयर होता है वो भी क्लियर किया, सेकंड ईयर एग्जीक्यूटिव भी क्लियर किया, उसके बाद में प्रोफेशनल भी मैंने क्लियर किया। लेकिन मेरे जो फादर थे उनका एक ड्रीम था कि नहीं आपको सीएस वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है। सही तो है। फिर मेरे को सीएस एंड में छोड़ के फिर गवर्नमेंट कंपटीशन की तरफ बढ़ना पड़ा। ओके। मतलब आप आपके पिताजी का जो सपना है वो पूरा करने आए और आपने काफी हद तक पूरा जी भी किया। ये तो सिर्फ जी शुरुआत है, बिल्कुल आगे और बाकी मंजिल है। ठीक है, डेफिनेटली बिल्कुल। आप अक्वायर करेंगे। तो आपने जैसा कि हमको बताया कि आप नागौर से आते हैं, और मेरे ख्यालात से नागौर एक ऐसा जिला है जहाँ पर एजुकेशन के उतने मतलब साधन नहीं है। एक पिछड़ा हुआ जिला कह सकते हैं। पिछड़ा हुआ तो नहीं कह सकते, एक्चुअली रेगिस्तानी जी जिला बिल्कुल। कहा जाता है। जैसे बाकी जो जिले हैं, जयपुर है, अजमेर है, जी वो तो काफी डेवलप्ड हैं। तो आप आपको मतलब क्या क्या जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, कहाँ पे आपकी स्कूलिंग हुई, कौन से मीडियम में आपने स्कूलिंग की, कैसे थे आप एज ए स्टूडेंट, ट्वेल्थ कब पास किया आपने, कितने परसेंटेज से की, कुछ बताइए। मेरी जो सेकेंडरी तक की स्कूलिंग हुई थी वो मेरे अपने गांव राबियात में हुई थी। ओके। उसके बाद में मैं जो है हायर या 10+2 के लिए मैंने अपने पास में एक सिटी है परबतसर, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन किया और वहाँ पे कॉमर्स सब्जेक्ट को एज ए करियर मैंने चूज किया था। मैं एक हिंदी मीडियम का सामान्य सा स्टूडेंट हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत हाई परसेंटेज जो है एक्वायर किए हैं। मेरे जो 10th के परसेंटेज की यदि मैं बात करूँ तो 10th में मेरे मात्र और मात्र 72 परसेंटेज है और 12th की बात करूँ तो 82 परसेंटेज है। ओके। तो एक सामान्य से मीडियम रेंज का मैं बच्चा कह सकता हूँ जिसे वो मैंने एक्वायर किए थे। अब बात आती है जो प्रॉब्लम्स की, ये ग्रामीण संस्कृति में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को जो लगी वो ये थी सर कि मैं जब पढ़ता था तो हमारी जो इंग्लिश थी वो बहुत वीक थी।
हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे और गाँव में जो गवर्नमेंट स्कूलें थी, उन गवर्नमेंट स्कूलों में बिल्कुल सही है। फुल जो स्टाफ भी नहीं रहता था और इंग्लिश का विशेष से जो है हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इंग्लिश बनकर आई थी। उसके बाद में मैं जयपुर गया तो वहाँ पे तो इंग्लिश ऐसे डर सा लगने लग गया था, सभी इंग्लिश में बिल्कुल बोल सही रहे थे बात है। और बिल्कुल हमें कुछ इंग्लिश में आता भी नहीं था, नॉर्मल बातचीत भी नहीं कर सकते थे। लेकिन सीएस के साथ-साथ में थोड़ी बहुत इंग्लिश भी मजबूत हो गई, हुँ। तो सब कुछ फिर अच्छा हुआ। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो धनराज जी, ये सिर्फ़ एकमात्र एग्ज़ाम था जो अभी तक आपने क्लियर किया है या और भी कोई एग्ज़ाम है जो आपकी नज़र में है कि ये भी क्लियर करने हैं भैया? और भी कोई एग्ज़ाम पहले क्लियर किए हो आपने? कुछ जैसा बताइए। कि मैंने आपको बताया, मैंने 12th के बाद में मेरा सपना यही था कि मैं सीए या सीएस करूँ ओके, और सर जो मेरे साथ थे वो भी सजेस्ट कर रहे थे मेरे को सब। तो मैं 12th के तुरंत बाद में रिजल्ट आते ही मैं जयपुर चला गया था। हुँ, जयपुर जाने के बाद में मैंने वहाँ पे सीएस एज ए सीएस ही मैंने तैयारी की थी, मतलब सीएस बनने के लिए और हुँ, सीएस के ही एग्जाम मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो भी काफ़ी हार्ड एग्जाम होते हैं, वो मैंने क्लियर कर लिए थे। प्रोबेशनल में चला गया लेकिन फिर भी पापा बार-बार बोलते थे क्या करेगा सीएस बन के, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर, फिर हमें गाँव से छोड़ के कहीं सिटी में चला जाएगा। तो फिर मैंने सोचा चलो गवर्नमेंट की भी अपन तैयारी कर ही लेते हैं। तो फिर सीएस के बाद में मेरा रुझान गवर्नमेंट जॉब की तरफ हुआ। गवर्नमेंट में सबसे पहले मैंने पटवारी का एग्ज़ाम दिया था। ओके, मेरा पटवारी परी जो था वो क्लियर हो गया उस टाइम। एक अभी फिलहाल तो एक एग्ज़ाम होता है, उस टाइम 2 एग्ज़ाम 2 हम होते लोग थे, करवाए थे सही बात है। आरएसएस में। हुँ, तो मेरा प्री क्लियर हो गया, मैं मेन में जो है 1 या डेढ़ नंबर से कुछ रह गया था। ओके, वेरी तो गुड। उस टाइम मेरे को लगा कि कुछ जो कमी रह सीएस गई। था उससे कमी रह गई मतलब। और मन लेकिन मन ये था कि बस जो फादर का पापा का जो सपना है वो पूरा करना ही है। फिर मैंने जूनियर अकाउंटेंट जो कॉमर्स के लिए बेस्ट रहता है वो भी मैंने ट्राई किया, उसमें भी मैं 2 ढाई नंबर से रह गया था। फिर मैंने थर्ड एग्जाम जो है एज एलडीसी दिया। ओके, लेकिन ओके, ओके। एलडीसी का जब एग्जाम दिया था, जो विज्ञप्ति एडवर्टाइजमेंट आया था, तभी मैंने सोच लिया था अब की बार चाहे कैसे भी करूं, मेरे को जो है एलडीसी क्लियर करना ही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जो एलडीसी की वैकेंसी थी वो काफ़ी अच्छी पोस्ट पर आई थी, मतलब लगभग 12,500 पद थे। तो ये काफ़ी जी युवाओं के बिल्कुल। लिए जो बेरोज़गार थे उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर था कि यार कब से स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। ये यार ये बहुत अच्छी जॉब है ना? अच्छा मतलब करियर भी है आगे, धीरे-धीरे अपन पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं और आगे काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो ये काफ़ी लोगों के लिए अच्छा था। आपके कोई फ्रेंड भी है जिनका सिलेक्शन इसमें हुआ है या फिर आप अकेले हो मतलब आपके क्षेत्र से? जी, बिल्कुल हमारे जो गाँव है उसके आस-पास के एरिया में मेरे 2-3 फ्रेंड का भी जो है साथ में सिलेक्शन हुआ था। ओके, और ओके। वो भी अच्छी रैंक से, मतलब कुछ मेरे से अच्छी रैंक है, कुछ पीछे की रैंक के भी हैं हाँ, और उनका भी सिलेक्शन हुआ है। कुछ जो पहले से सर्विस में थे, जैसे एक मेरा फ्रेंड है वो पहले से राजस्थान पुलिस में है, अब उनका जो है एलडीसी में सिलेक्शन हो गया। हाँ, कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि जो अच्छी-अच्छी जॉब छोड़कर इस जॉब के लिए आए हैं। जैसे मेरी एक एक जी, व्यक्ति से बिल्कुल। बात हुई थी, वो दिल्ली मेट्रो और असिस्टेंट लोको पायलट जो रेलवे का एग्ज़ाम होता है, वो छोड़ के इस एलडीसी में आए थे। वो कहते हैं कि सर जी, इसमें 2-3 बिल्कुल। चीज़ें बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी चीज़ है कि पढ़ने का टाइम मिल जाता है ना? और एक बिल्कुल। करियर करियर ग्रोथ के हिसाब से जो लोग राजस्थान में रहना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छी जॉब है, ये चीज़ है। जी, बिल्कुल। ओके। तो जैसा कि धनराज जी आप नए-नए जयपुर के अंदर आए थे तो काफ़ी स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ा होगा कि क्योंकि जी। खाना जो है वो भी एक एक माहौल चेंज होता है तो वो भी सारी चीज़ें जी, नई-नई बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। तो आपने कैसे मैनेज किया अपने आप को? इतनी सारी कोचिंग होती है, सब इंग्लिश फर्राटेदार बोलते हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है हमको। कैसे किया आपने? जी, उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी सिस्टर का था। मेरे जो बड़े वाले सिस्टर हैं वो मेरे से 1 क्लास आगे थे। ओके, तो उन्होंने भी जो अपने करियर के रूप में एज ए सीएस चुना, वो मेरे से 1 साल पहले ही जयपुर शिफ्ट हो गए थे। ओके, ओके। तो कुछ आसानी भी हो गई उनकी वजह से, वो ऑलरेडी वहाँ पे एडजस्ट थे, तो खाने वगैरह की भी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो सबसे बड़ा जो डर था वो यही था कि उस माहौल में डलना। बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। पे जो उनकी लैंग्वेज अपने ग्रामीण संस्कृति से थोड़ी-सी अलग होती है और एक मन में डर सा बैठा रहता है कि कैसे सिटी में जो है एडजस्ट होंगे। लेकिन अच्छी बात है कि वहाँ पे जो सीएस में जो मेरे सीएस स्टडी सेंटर के जो टीचर थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कोऑपरेट किया तो सब कुछ अच्छे से जो है उस माहौल में ढलने में मेरे को मदद मिली। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही बात है। आप जैसा कि बता रहे हो कि आपके मतलब जैसे ही 12वीं क्लास पास की आपने जयपुर आ गए थे।
मतलब जी, आपने जो पटवारी का एग्जाम दिया और एलडीसी का एग्जाम, लगभग मैं बोल सकता हूँ कि 2-3 साल का अंतर था इन दोनों के बीच। जी बिल्कुल। तो एक व्यक्ति जो गांव से निकल कर आता है, पढ़ाई की है उसने, उसके लिए कितना मुश्किल होता है स्ट्रगल, मतलब टिकना कितना मुश्किल होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने फील किया है, शहर का वातावरण ऐसा होता है ना कि लोग बहुत भटक जाते हैं कि आज जी ये बिल्कुल। यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहां कुछ कर रहे हैं, आज ये चलो यार इसमें तो सिलेक्शन नहीं हो रहा, कुछ और ट्राई करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो मतलब सबसे बड़ी जो चीज होती है टिकना, पेशेंस, जो जी। एक धैर्य होती है, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपने मतलब अपने आप को बनाए कैसे रखा इस फील्ड के अंदर, कैसा धैर्य कैसे बनाए रखा आपने? जी, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 12th के बाद में 2 से 3 साल तक सीएस का एग्ज़ाम किया। ओके। उसके बाद में जब मैं कॉम्पिटिशन में आया था, तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बिल्कुल नया था, मेरे को कॉम्पिटिशन का इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, क्योंकि मैंने कॉम्पिटिशन का कभी एग्ज़ाम दिया भी नहीं था और इस फील्ड में मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया था। बिल्कुल सही। मैंने एज ए सीएस करियर चुना था और उसके लिए ही मैं पूर्णतया तैयारी कर रहा था। तो फिर जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ रुझान हुआ, मैंने बुक्स देखी, सिलेबस देखी, तो ऐसा लगा एक बार के लिए। और कुछ लोगों को जो नेगेटिव थिंकिंग अपने आसपास में वो नेगेटिव इन्वायरमेंट बना देते हैं, हम्म। उनका भी डर था। वो बोलते थे कि यार हम तो 3 साल से या 4 साल से 5 साल से बिल्कुल। तैयारी कर रहे हैं, अब तो नया नया आया है, तो कैसे कर पाएगा, ऐसा मतलब उन्होंने नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा करना तो कुछ है लाइफ में, तो फिर क्यों ना है नेगेटिव जो चीजें आ रही है, नेगेटिव नेगेटिव जो इन्वायरमेंट बन रहा है उसको इग्नोर किया जाए और एक अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आगे बढ़ा जाए। तो फिर बिल्कुल। मैंने नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग तो मेरे को ये बोलते थे कि नहीं तेरे, तू जिस फील्ड में जा रहा है और इस फील्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बिल्कुल सही बात जो है। कॉमर्स के स्टूडेंट है उसको जीके की बात करें तो जीके का नॉलेज नहीं है, हाँ। साइंस की बात करें तो उसका नॉलेज नहीं है, और एलडीसी की बात करूं, विशेषकर मैं पटवारी की बात करूं, तो पटवारी और एलडीसी में टोटली जीके और जो साइंस मैथ्स का सिलेबस होता है। तो उन्होंने मेरे को एक डीमोटिवेट करने का काम किया कि ऐसा कुछ तू कर ही नहीं पाएगा, तेरा फील्ड वो है, उसी में तू ट्राई कर, इधर की तरफ आने की मत सोच। लेकिन मुझे लगा कि शायद करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। तो फिर मैंने पटवारी का एग्जाम दिया। पटवारी का एग्जाम दिया तो मैं 1.5-2 मार्क्स से रहा था, तो मैंने लगा कि यार कुछ कमी रही है, इतना पास पहुंचा हूं तो हो सकता है अगली बार में जो है सफल भी हो जाऊं। तो बिल्कुल। फिर मैंने कंटिन्यू ट्राई किया और एक अच्छी सफलता मुझे जो है एक अच्छी रैंक के रूप में मुझे मिली थी। बहुत बहुत मतलब आपका जो धैर्य है, सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। बिकॉज एग्जाम के अंदर जो मैंने फील किया कि मैं तो एक टीचर भी रहा हूँ, और वर्तमान के अंदर मैं भी सिलेक्टेड हूँ इस जॉब के अंदर। तो मैंने जो जी एक चीज फील की है वो ये है कि सबसे बड़ी चीज कोई भी कंपटीशन एग्जाम में होता है धैर्य। आपका टिकना जी जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको चलो एक दिन पढ़ाई नहीं हुई तो यार चलो छोड़ो यार, अपने से तो नहीं होगा। यही चीज मेन होती है। आपने जैसे ये, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया, मुझे पता है कि ये जो वैकेंसी आई थी 2018 के अंदर आई थी, स्टार्टिंग के है ना, अप्रैल के अंदर जी इसका नोटिफिकेशन बिल्कुल। आया था। और जो पोस्टिंग मिली है वो अभी मिली है, मतलब जुलाई के अंदर पोस्टिंग मिली है। तो जुलाई मतलब में। 2 साल, फिर उसके बीच कोरोना का टाइम आ गया, तो आप क्या कर रहे थे? मतलब कोई और साइड जॉब कर रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे रेगुलर? घर वाले क्या बोलते थे आपको, भाई क्या हो गया, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, कैसे क्या किया आपने? जैसे मैं आपको जो बताऊं, मैंने एलडीसी 2018 में जब वैकेंसी आई थी, हाँ। तो मैंने जो जैसे ही विज्ञप्ति आई थी, मैंने सोच लिया था कैसे भी करके एलडीसी की बार क्लियर करना है, हर बार 1-2 नंबर से रह जाता हूँ। तो मैं जयपुर तो उस टाइम में छोड़ चुका था कि सीएस के चक्कर में मैं जयपुर गया था, तो वहां से मैं छोड़ के फिर गाँव में तैयारी करने लग गया था। तो जैसे ही विज्ञप्ति आई, मैं अपने पास की एक जो सिटी कुचामन, शायद आपने नाम भी सुना होगा, हाँ। कुचामन में शिफ्ट हो गया था। जी। वहां पे रह के मैंने तैयारी भी की, एग्जाम भी कुछ आगे पीछे हुए थे जैसा कि आपको पता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चाहे एग्जाम 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, मेरे को कुचामन ही छोड़ना है और मेरे को एक अच्छे से एग्जाम देके एग्जाम होने के बाद ही अपने गाँव जाना है। तो मैंने वहीं से जो है एग्जाम की तैयारी की, उसके बाद मैंने एग्जाम दिया। हाँ, ये जरूर था कि एग्जाम जो था उस टाइम से पहले, मतलब विज्ञप्ति से पहले और विज्ञप्ति एग्जाम होने के बाद में भी मैंने एज ए टीचर भी कार्य किया है अपने गांव के पास में। मतलब प्राइवेट टीचर एज ए काम किया आपने? जी बिल्कुल, एक प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर कार्य किया है। ठीक है, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, नया एक्सपीरियंस मिलता है हमको। ठीक है। जी तो आप अपना मतलब ग्रामीण परिवेश में आप पले बड़े हैं, आपके मतलब खेत वगैरह से भी जुड़ाव रहा होगा, खेत वगैरह हैं आपके? जी तो जी वहाँ बिल्कुल। वहाँ भी काम वाम करते होंगे आप तो?
जी, काम करने का इतना ज़्यादा मौका ही नहीं मिला। ओके, हाँ, एक्चुअली मैं पहले जयपुर चले गए थे और उसके बाद हाँ, में जो पिताजी थे वो यही चाहते थे कि खेत से या फिर इनको काम-काज से थोड़ा दूर रखें ताकि इनको टाइम मिल सके, पढ़ाई वगैरह ये कर सकें। तो अधिकांश ने मतलब जब मैंने 10 प्लस 2 किया उसके बाद में मैं जयपुर चला गया। जयपुर से आने के बाद में मैंने एज़ अ टीचर कार्य किया। तो भी मैं यहाँ गाँव के पास में एक छोटा-सा कस्बा है बागोट, वहाँ पे मैं कार्य करता था, तो वहीं पे रहता था, वहीं अपना सब कुछ मतलब तैयारी वगैरह करता था। और जो मैंने टाइपिंग की जो सारी तैयारी की, वो हाँ, टाइपिंग की तैयारी वहीं मतलब स्कूल के साथ में की। दिन में ओके। स्कूल जाता था और साथ में टाइपिंग की तैयारी की थी। और भगवान का शुक्र है कि मेरे को टाइपिंग में भी 100 में से 100 नंबर मिले हैं, अरे क्या बात 99 है! पॉइंट वेरी गुड, कुछ। वेरी गुड। मतलब आपका जो जुझारूपन है, जो मेहनत देखकर मैं मतलब कुछ वर्ड्स नहीं है मेरे पास। कितना अच्छा प्रदर्शन थैंक यू टाइपिंग सर। टाइपिंग के अंदर 100 में से 100 मार्क्स लाना इज़ इट्स अ डॉन्टिंग टास्क बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि थोड़ा-सा भी इधर-उधर मिस हो जाए तो एफिशिएंसी तो आ जाते हैं फिर भी, लेकिन टाइपिंग के अंदर हिंदी, इंग्लिश टाइपिंग दोनों बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ रहे हैं, जो मतलब थोड़ा-सा डेविएट हो जाते हैं बड़ी-बड़ी शहरों में जब जाते हैं, तो वो डेविएट हो जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो उनके लिए आपका क्या संदेश है कि किस तरीके से उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में? मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग रहें? मैं अपने सभी भाई और बहनों और जो सभी व्यूअर्स हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जब हम ग्रामीण संस्कृति से सिटी की तरफ रुझान करते हैं तो कुछ मतलब मार्ग से भटकाने वाली चीज़ें जो हमारे सामने बिल्कुल आती है और वो हमें मतलब अट्रैक्ट करती है। सही बात है। क्योंकि हमने ग्रामीण संस्कृति में कुछ वो चीज़ें देखी नहीं होती है और वो जब हम सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अपने को अट्रैक्ट करती है। लेकिन वो अट्रैक्शन जो होता है वो कुछ समय के लिए होता है। लेकिन जो कैरियर होता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है। तो एक तरफ से उस अट्रैक्शन को कुछ समय के लिए इग्नोर करके सबसे पहले मतलब बाकी सब चीज़ों को एक तरफ रख के यदि सबसे पहले अपन अपनी सक्सेस को, अपने कैरियर को जो तवज्जो दें, तो वो शायद बेहतर होगा। और जो कंपटीशन की बात करूँ तो कंपटीशन में मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है हार्ड वर्क तो होता ही होता है। क्योंकि हार्ड वर्क का तो कोई विकल्प नहीं होता। हार्ड वर्क के साथ-साथ में अपनी थिंकिंग जो होती है उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाए हुए रखना चाहिए। मतलब आई कैन डू वाली फीलिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसा नहीं बिल्कुल। है कि कोई नेगेटिव जो विचार है अपने सामने रख रहा है तो उस अपने को लग जाए कि अपन तो ऐसा कर ही नहीं सकते। तो एक बिल्कुल, पॉजिटिव थिंकिंग भी रखनी चाहिए और साथ ही साथ पेशेंस जो धैर्य होता है वो भी एक लंबे टाइम तक अपने को जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए बनाए हुए रखना पड़ता है। एक जॉब में नहीं हुआ तो अगली बार फिर कुछ जो कमी रह गई उस कमी को देखना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए कि अब की बार नहीं हुआ तो अगली बार जो है मैं फिक्स करके ही रहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है मांझी पिक्चर का कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वही चीज़ बिल्कुल, होनी चाहिए जैसा कि जब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगा पीछे नहीं हटना है अपने को। तो जैसा ये आपने डायलॉग बोला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये मैंने वो अपने जो व्हाट्सएप का जो ओके स्टेटस लोगो होता है लोगो हाँ। स्टेटस तो जो वन डे का होता है लेकिन जो स्टेटस के अलावा डीपी के साथ में लगते हैं ना हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ पे भी मैंने अभी भी यही लगा रखा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं क्या बात है! तब तक छोड़ेंगे। अच्छी बात। माँ जी मूवी का। तो बहुत-बहुत मज़ा आया धनराज जी आपके साथ बात करके। आगे हम आपसे बात थैंक करेंगे यू कि सर। कैसे आपने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए, कैसे टेक्निकल चीज़ों को आपने सीखा, टाइपिंग कैसे सीखी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े और बहुत-बहुत नमन है आपके माता-पिता को जिन्होंने आपकी पढ़ाई में इतनी हेल्प की, जिन्होंने आपको खेत-खलिहानों से दूर रखा ताकि आप जाके पढ़ाई कर सकें और एक बड़े आदमी बन सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद धनराज। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।